केस फर्स्ट, इफ P0 इक्वल टू इंटीग्रेशन रो dv, यह सिस्टम का नेट चार्ज है और r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो 1/r² और 1/r³, इसी प्रकार के जो अन्य टर्म पावर सीरीज की हैं वो सारी की सारी नेग्लिजिबल होगी, जिससे इक्वेशन 6 के अनुसार जो P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल फाई होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी P0 डिवाइडेड बाय 4πε∨r। यहाँ P0 इक्वल टू इंटीग्रेशन रो dv जो सिस्टम का टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अतः किसी आवेशित निकाय द्वारा अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो बिंदु आवेश के समान ही माना जाएगा, बिंदु आवेश के अनुसार ही समतुल्य होगा। इस प्रकार P0 इक्वल टू इंटीग्रेशन रो dv निकाय में आवेश की कुल मात्रा को व्यक्त करता है, निकाय के अंदर या सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करता है, जिससे किसी आवेशित जो सिस्टम है, चार्ज जो निकाय है, उसके द्वारा बहुत अधिक दूरी पर स्थित किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो पॉइंट लाइक चार्ज के समान ही होती है, या ये कह सकते हैं कि पॉइंट लाइक चार्ज से जो किसी पॉइंट P पर जो विभव मिलता है उसी के इक्वल यहाँ पर जो है वो वैल्यू हमें प्राप्त होती है। और P0 को जो है वो मोनोपोल मोमेंट कहते हैं, एक ध्रुवी आघूर्ण कहते हैं। तो P0 इक्वल टू, इसीलिए P0 को मोनोपोल मोमेंट या मोनोपोल स्ट्रेंथ, एकल ध्रुवी सामर्थ्य या एकल ध्रुवी आघूर्ण कहते हैं। इसे सेकंड, इफ P0 इक्वल टू 0, P0 इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पर मोनोपोल स्ट्रेंथ या मोनोपोल मोमेंट जो है वो 0 के इक्वल हो, जिससे सिस्टम का नेट चार्ज या कुल चार्ज 0 हो, तो फिर इक्वेशन 6 के अनुसार फर्स्ट टर्म 0 होगी। लेकिन क्योंकि r की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर जो सेकंड और थर्ड और इसी प्रकार अन्य जो टर्म है उनमें सेकंड टर्म ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि r की वैल्यू ज़्यादा होने से 1/r² के कंपैरिजन में 1/r³ और इसी प्रकार अन्य जो टर्म होंगी वो बाकी टर्म जो है वो नेग्लिजिबल होगी। इसीलिए यहाँ इक्वेशन 6 के अनुसार अब जो फाई इक्वल टू वैल्यू मिलेगी वो होगी P1 डिवाइडेड बाई 4πε∨r²। यह तब होगा जब नेट चार्ज सिस्टम का जो है वो 0 के इक्वल होगा, अर्थात P0 इक्वल टू 0 होने पर हमें फाई इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई 4πε∨r² प्राप्त होगा। और फाई इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई 4πε∨r² है, जहाँ P1 की जो वैल्यू है वो है इंटीग्रेशन रो r cos थीटा dv। डायग्राम से स्पष्ट है कि z इक्वल टू लिखा जा सकता है r cos थीटा। इस प्रकार P1 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन रो z dv। अतः जो कोफिशिएंट P1 है वो आवेश की मात्रा तथा बिंदु P की ओर की दिशा में आवेश के मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन के गुणनफल के कुल परिणाम को व्यक्त करता है। क्योंकि यहाँ पर रो dv चार्ज है, जो z है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि P1 की जो वैल्यू है वो चार्ज रो dv और z दैट इज़ उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो इस इक्वेशन जो 8 है उससे स्पष्ट है कि जो टोटल पोटेंशियल P है वो डाइपोल मोमेंट P1 वाले द्विध्रुव के कारण अत्यधिक दूरी पर z अक्ष पर स्थित यदि कोई बिंदु है उस पर विभव के समान ही है। किसी डाइपोल के कारण किसी पॉइंट P पर यदि हम पोटेंशियल पता करें तो उसका फार्मूला इसी प्रकार से ही प्राप्त होता है जैसा कि इस स्थिति में प्राप्त हुआ है, जब कुल चार्ज जो है सिस्टम का वो 0 हो।
लेकिन जितना प्लस चार्ज हो सिस्टम में उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, तो उस स्थिति में कुल चार्ज तो जीरो होगा, पर यदि प्लस और माइनस चार्ज का जो विस्थापन है वो अलग अलग हो तो उस स्थिति में डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल बनने के कारण जो नेट यहाँ पर हमें पोटेंशियल मिलेगा वो डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल मिलता है उसी फॉर्म में मिलता है जो इक्वेशन नंबर 8 के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर जो P1 है वो डाइपोल मोमेंट के इक्वल है। साथ में यह जो द्विध्रुवागुण P1 है वो मूल बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है कि डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो ओरिजिन जो है वो कहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है उसकी पोजीशन पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात यदि हम इक्वेशन 10 में z की जगह पर z प्लस z डैश रख दें तो P1 की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, वही वैल्यू मिलती है जो पहले की वैल्यू थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट P1 की जो स्थिति है वो हमने मूल बिंदु कहाँ पर सिलेक्ट किया है उसकी पोजीशन पर वह निर्भर नहीं करता है। जैसे इक्वेशन 10 में z के स्थान पर z प्लस z डैश रखने पर P1 इक्वल टू इंटीग्रेशन रो z प्लस z डैश dv। रो z dv प्लस इंटीग्रेशन रो z डैश dv, क्योंकि z डैश कांस्टेंट है, इक्वल टू रो z dv प्लस z डैश इंटीग्रेशन रो dv। और इंटीग्रेशन रो dv जो है वो P नोट नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है या मोनोपोल मोमेंट या मोनोपोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है जो इस स्थिति में जीरो के इक्वल है। इस प्रकार P1 की जो अब नई स्थिति में भी वैल्यू जो मिलेगी वो भी इंटीग्रेशन रो z dv के इक्वल ही होगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वह ओरिजिन O की पोजीशन पर निर्भर नहीं करती है। केस थर्ड, इफ P नॉट इक्वल टू जीरो एंड P1 इक्वल टू जीरो, अर्थात सिस्टम का नेट चार्ज भी जीरो हो और डाइपोल मोमेंट भी जीरो हो, तो उस स्थिति में अब जो है वो इक्वेशन 6 के अनुसार फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है वो जीरो के इक्वल होने से, R की वैल्यू अत्यधिक होने से जो थर्ड टर्म है वो इफ़ेक्टिव होगी, जिससे जो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेगा हमें फाई उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो फाई इक्वल टू होगा P2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब। इस स्थिति में नेट चार्ज जीरो है और डाइपोल मोमेंट भी जीरो है, तो फिर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायग्राम के दिखाए के अनुसार होगा। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में दिखाए डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार हो तो फिर उस स्थिति में नेट चार्ज जो है वो जीरो होगा, डेट इज P जो है उसकी जीरो मिलेगी और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी जीरो मिलेगी, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, डेट इज P1 की वैल्यू भी जीरो होगी। तो P1 की वैल्यू जीरो, P इक्वल टू जीरो होने की स्थिति में अब जो पोटेंशियल मिलता है वो चार्ज के डायग्राम में दिखाए अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन होने की स्थिति में ही मिलता है, और इस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसमें जो अब P2 की जो वैल्यू मिलती है वो P2 की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन रो R स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 2 dV। और इस P2 को जो है वो कहते हैं क्वार्टर पोल मोमेंट, चतुर्ध्रुव आघूर्ण। P2 को क्वार्टर पोल मोमेंट कहते हैं। इस प्रकार जब मोनोपोल और डाइपोल दोनों ही जीरो हों तो उस स्थिति में जो P पॉइंट पे यदि चार्ज के आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन से पोटेंशियल मिलता है तो वो हमें
क्वार्टर पोल मोमेंट की वजह से मिलता है। क्वार्टर पोल मोमेंट एक जो है टेंसर क्वांटिटी है और इसका जो मान है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। चतुर्ध्रुव या क्वार्टर पोल जो है उसके कारण पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो 1/r³ के अनुसार परिवर्तित होता है, चेंज होता है। विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू 1/r⁴ के अनुसार जो है वो परिवर्तित होती है। इस प्रकार जब किसी क्लोज सिस्टम में चार्ज जो है वो आर्बिट्रेरी रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फिर हम उसे विभिन्न प्रकार के पोल्स या ध्रुव जैसे मोनोपोल एक ध्रुवीय, डाईपोल द्विध्रुव और चतुर्ध्रुव दैट इज़ क्वार्टर पोल आदि के रूप में हम उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं या उस चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई उदासीन आवेश के रूप में परावैद्युत माध्यम हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जिस पे चार्ज नहीं हो, चार्ज लेस हो, तो उसमें केवल जो है वो डाइपोल मोमेंट ही इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी निश्चित आवेश को निश्चित स्थितियों पर व्यवस्थित किया हुआ है या व्यवस्थित है तो इस प्रकार के जो आवेश वितरण के कारण जो क्वार्टर पोल मोमेंट P2 की वैल्यू होगी इसे Q के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो P2 इक्वल टू Q दैट इज Q की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी समेशन Qi Ri का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा I -1 डिवाइडेड 2। -1 यहाँ जो समीशन है वो I के लिए है, जहाँ Ri जो है वो सेंटर से ith जो चार्ज है उसकी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। थीटा I जो है वो सदिश Ri जो बनता है किसी चार्ज ith पोजीशन के लिए, वह उसकी zx के साथ में जो कोण है उसको रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि Ri cos थीटा I को Zi के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इस स्थिति में Q इक्वल टू हो जाएगा हाफ समेशन Qi 3 Zi स्क्वायर माइनस Ri स्क्वायर। यदि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकल है, क्योंकि xi इक्वल टू yi इक्वल टू zi होगा, जिससे Ri स्क्वायर इक्वल टू 3 Zi स्क्वायर होने से Q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी। इस प्रकार जब चार्ज जो है वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस स्थिति में क्वार्टर पोल मोमेंट Q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगा। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोलेट स्थिति में हो या लंबाकार दीर्घवृत्त के रूप में हो तो उस स्थिति में जो Q की वैल्यू है या क्वार्टर पोल वो हमेशा ही पॉजिटिव प्राप्त होती है। केस थर्ड, जब आवेश का जो वितरण है वो चपटे दीर्घवृत्तज या ओप्लेट के रूप में हो, जो Q की वैल्यू है वो नेगेटिव मिलती है। इस स्थिति में चार्ज का जो वितरण है वो इस प्रकार से होता है। जब चार्ज का वितरण इस स्थिति में होगा तो उस स्थिति में जो Q की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। और जब चार्ज जो वितरण है वो प्रोलेट स्थिति में हो तो उस स्थिति में Q की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। और यदि चार्ज का जो वितरण है वो स्फेरिकल फॉर्म में है तो फिर Q की वैल्यू जो है वो 0 होगी।